नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता मिश्रा। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड। हमारी दृष्टि की पुस्तक से सीरीज चल रही है फ्रेंड। हमारा नाटक का टॉपिक चल रहा है। नाटक में हमने प्रसादोत्तर नाटक को देख लिया था फ्रेंड, और आज हम देखेंगे नव नाट्य लेखन समकालीन नाटक। और हाँ, ये मैं बता दूँ, ये हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ पे भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड। और हाँ, इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्टिव भी वीडियो के अलावा ऑब्जेक्टिव डालती हूँ फ्रेंड, उसको भी आप लोग देखा कीजिए। और चलिए, आज का हमारा टॉपिक है नव नाट्य लेखन समकालीन नाटक को हम देख रहे हैं फ्रेंड। स्वतंत्रता के बाद नव निर्माण की आकांक्षा ने लोगों के में उत्साह का संचार किया, लेकिन इस दिशा में मिली असफलता से उन्हें मोह भंग ने लोगों को निराश एवं कुंठित भी किया। इन परिस्थितियों से मध्यम वर्ग सर्वाधिक प्रभावित हुआ, और इस दौर में जो नाटक लिखे गए उनमें मध्य वर्ग की आशाओं, आकांक्षाओं व विडंबनाओं का चित्रण किया गया। इन नाटककारों ने आधुनिकता बोध के नाटक लिखे। इन्हें नवलेखन के दौर नाटक या नया नाटक नाम से भी जाना जाता है। तो नव नाट्य को या समकालीन नाटककारों को आधुनिकता बोध के नाटक लिखे हैं, और इन्हें नवलेखन के दौर के नाटक या नया नाटक के नाम से जाना जाता है। नव का मतलब नया ही होता है। जिस प्रकार प्रवृत्तियां नई कहानी, नई कविता में मिलती हैं, वैसे ही नए नाटक में भुवनेश्वर प्रसाद के ऊषर नाटक आधुनिकता बोध का आरंभ माना जाता है। तो आधुनिकता बोध नाटक का आरंभ किससे माना जाता है? भुवनेश्वर प्रसाद का ऊषर नाटक है फ्रेंड, और इसे आधुनिकता बोध का आरंभ माना जाता है। आधुनिकता बोध की शुरुआत भुवनेश्वर के ऊषर नाटक से मानी जाती है। और इन्हीं के दूसरे नाटक हैं तांबे के कीड़े। ये विसंगति बोध के नाटक की शुरुआत हुई है। अच्छा, इन्हीं का पहला नाटक है ऊषर, और इन्हीं से आधुनिकता बोध का आरंभ माना जाता है। और दूसरा नाटक है तांबे के कीड़े। इन्हें विसंगति बोध नाटक की शुरुआत मानी जाती है। विसंगति बोध का अर्थ है मानव जीवन निरुद्देश्य और अर्थहीन होना। कामू सैमुअल बेकेट के पाश्चात्य एब्सर्ड परंपरा से मिलते जुलते ऐसे नाटक काफ़ी मात्रा में लिखे गए। हिंदी में एब्सर्ड नाटक का विसंगति अथवा असंगत नाटक कहा जाता है। तो हिंदी में जो एब्सर्ड नाटक है उन्हें क्या कहा जाता है फ्रेंड? उन्हें विसंगत या असंगत नाटक कहा जाता है। एब्सर्ड नाटक की शुरुआत मूलतः पश्चिमी एवं प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियों एवं उनसे उपजे जीवन बोध एवं दर्शन से प्रेरित मानी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में अस्तित्ववादी दर्शन का विकास हुआ, और इस अस्तित्ववादी के नाटक के क्षेत्र में विसंगतिवाद एब्सर्डिज्म का प्रश्रय दिया गया। अल्बेयर कामू को एब्सर्ड नाटक का दार्शनिक माना गया। एब्सर्ड नाटक का दार्शनिक किसे माना गया? अल्बेयर कामू को। ऐसे नाटकों में व्यर्थता, निरर्थकता, आर्थिकता, अतार्थिकता या अनिश्चयता नाट्य वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। किंतु इन नाटकों का अंतिम लक्ष्य इन सब के भीतर से मनुष्य के मौलिक अस्तित्व को परिभाषित करना ही होता है। दूसरे महायुद्ध का टूटन और सामाजिकता के क्षय ने एब्सर्ड नाटकों की जरूरत और भूमिका को निर्धारित किया। विसंगति नाटकों का विकास काफ्का के प्रसिद्ध नाटक द ट्रायल के नाट्य रूपांतर 1947 ईस्वी से माना जाता है। विसंगति नाटकों का विकास कब से माना जाता है? किसके प्रसिद्ध नाटक से? काफ्का के प्रसिद्ध नाटक द ट्रायल के नाट्य रूपांतरण से 1947 से माना जाता है फ्रेंड। एब्सर्ड नाटक का पहला और पुरोधा नाटक सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गोडो 1952 को माना जाता है। एब्सर्ड नाटक का पहला और पुरोधा नाटककार किसको माना जाता है? पहला भी और पुरोधा नाटककार किसको माना जाता है? तो ये सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गोडो 1952 को माना जाता है। क्लियर? एब्सर्ड नाटकों में यथार्थवादी अथवा समस्या नाटक की तरह तारतम्य युक्त कथानक नहीं होता है। इसमें बस एक जीवन स्थिति घटित होती है। कथानक जहाँ से शुरू होता है वहीं आकर समाप्त हो जाता है। जैसे वेटिंग फॉर गोडो में प्रतीक्षा से नाटक शुरू होता है और प्रतीक्षा पर ही समाप्त होता है। विसंगति नाटकों में चरित्र के विकास का कोई प्रश्न नहीं होता है, और न ही किसी सुविचारित निष्कर्ष तक पहुँचने की संभावना होती है। और इन नाटकों के चरित्र सामान्यता असामान्य होते हैं।
सामाजिकता दृष्टि से हे होते हैं, जैसे चोर, उचक्के, लंपट, आवारा, दंडित, बहिष्कृत, विक्षिप्त, कुंठित और हास्यास्पद विदूषक चरित्र। इन नाटकों में रोजमर्रा की जिंदगी की घिसी पिटी भाषा का इस ढंग से इस्तेमाल होता है कि वह संवेदनहीन और जीवन के संतराश का पूरा पूरा एहसास जगा पाए। रंगमंचीयता के धरातल पर एब्सर्ड नाटकों में पात्र प्रायः मूक अभिनय करते हैं। तो रंगमंचीयता के धरातल पर एब्सर्ड नाटक के जो पात्र होते हैं वो कैसा अभिनय करते हैं फ्रेंड्स? तो मूक का मतलब आप समझ रहे हैं, मूक का मतलब शांत, और उनकी आंगिक चेष्टाएं अतिरंजित होती हैं। अच्छा, वो एकदम मुंह से तो बोलते बिल्कुल भी नहीं। मूक का मतलब यही होता है कि एकदम शांत रहते हैं, लेकिन उनकी जो अंग की चेष्टाएं होती हैं वो अतिरंजित होती है, मतलब उनके अंग से ही रंगमंचीयता का प्रदर्शन होता है। फ्रेंड, आपने देखा भी होगा ऐसा नाटक टीवी वगैरह में जो एकदम साइलेंटली अभिनय करते हैं। फ्रेंड, अभिनय में पात्र मुखौटों पर का प्रयोग करते हैं। देखिए, अभिनय करते समय पात्र जो है मुखौटों का प्रयोग भी करते हैं, इसको भी याद रखना। अच्छा, ये पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा नाटक है, ऐसा कौन सा रंगमंच है जिसमें पात्र मुखौटों का प्रयोग करते हैं? तो इसको आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड। ये एब्सर्ड नाटकों की बात हो रही है। अब देखते हैं भुवनेश्वर को। पश्चिम में एब्सर्ड नाट्य धारा के आरंभ होने से भी पहले हिंदी में भुवनेश्वर ने उसे मिलती जुलती हुए से प्रयोग किया है। भुवनेश्वर का लघु नाटक ऊषर है, सन 1938 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ऊषर कैसा नाटक है? लघु नाटक है, और ये सन 1938 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। किसका नाटक है? ये भुवनेश्वर का है। और इस नाटक के प्रकाशन से आधुनिकता बोध का आरंभ माना जाता है। ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं। पहला इनका नाटक है ऊषर, और दूसरा कौन सा नाटक है फ्रेंड? वो तांबे का कीड़ा है। ये विसंगति बोध का नाटक कहलाता है। अगर आधुनिकता बोध पूछे तो ऊषर, और विसंगति बोध पूछे तो तांबे के कीड़े। उन्होंने विश्वमानव की पीड़ा, भय और निराशा, टूटे मानवीय रिश्तों के दर्द का अनुभव किया और अपने नाटक तांबे के कीड़े 1946 में अभिव्यक्त किया। और इस रचना को डॉक्टर मदान ने आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है। किस नाटक को या किस रचना को कहा है? तो ये तांबे के कीड़े को कहा है। इसको भी आप याद रख लेना। आधुनिकता बोध का दस्तावेज पूछे तो क्या लगाना है? तांबे के कीड़े, भुवनेश्वर का दूसरा नाटक 1946 का। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भुवनेश्वर को विश्व का प्रथम असंगत नाटककार कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भुवनेश्वर को विश्व का प्रथम असंगत नाटककार कहा है। फ्रेंड्स, जहाँ पर भी अंडरलाइन है, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठते हो तो बहुत अच्छी बात है, और आप नोट करते जाइए जहाँ जहाँ पर अंडरलाइन है। ठीक। 7वें दशक के बाद हिंदी नाटक और रंगकर्म में बुनियादी परिवर्तन शुरू हुए। क्रमशः नाटक बौद्धिकता, कोरी प्रयोगात्मकता और पाश्चात्य परिवेश और चिंतन से हटने लगा। अंततः हिंदी नाट्य परिदृश्य से एब्सर्ड नाटक पूरी तरह समाप्त हो गया। अंत में क्या हुआ कि हिंदी नाट्य के परिदृश्य से जब हिंदी नाटक आ गया तो ये एब्सर्ड नाटक जो था पूरी तरह से समाप्त हो गया। और एब्सर्ड नाटक वही नाटक फ्रेंड, कौन सा नाटक? जो पश्चिमी एब्सर्ड नाट्य धारा से आरंभ होने वाला था, है ना? तो ये नाटक समाप्त हो गया। आगे देखते हैं। और अब हम देखेंगे प्रमुख समकालीन नाटककार व उनके नाटकों को। तो समकालीन नाटककार में आते हैं फ्रेंड मोहन राकेश, और इनका नाटक है आषाढ़ का एक दिन 1968, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैरों तले जमीन अधूरा नाटक है फ्रेंड। भीष्म शाहनी जी को देखते हैं। इनका नाटक है हानूस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजा 1993, रंगदेव बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। और जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। इनका है कोणार्क 1951, शारदिया 1959, और पहला राजा 1969, रघुकुल रीत 1985, दशरथ नंदन 1974। और अब देखते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा जी को, और इनके नाटक है तिंदुवुलम 1958, सीमांत के बादल 1963,
अपना अपना जूता 1964, रोशनी एक नदी है 1974, ठहरी हुई जिंदगी 1980, आदमी का जहर लक्ष्मी बन जाती है फ्रेंड। और इसी लक्ष्मी के लिए सारी लड़ाई हो रही है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए है। अब हम लक्ष्मी नारायण लाल को देखते हैं। और लक्ष्मी नारायण मिश्र ये समस्या नाटककार माने जाते हैं फ्रेंड। समस्या किसको थी? लक्ष्मी नारायण मिश्र को थी। और मिश्र और लाल में कन्फ्यूजन रहता है, तो आप समझ लीजिए कि मिश्र जी को समस्या थी। और जिसके पास तो लक्ष्मी नारायण लाल होते हैं, तो फिर ये लाल आप समझ सकते हैं ना, तो उन्हें कोई समस्या नहीं होती है। लक्ष्मी नारायण लाल का है अंधा कुआं 1955, माधा कैक्टस 1959, तीन आंखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960, नाटक बहुरंगी 1961, नाटक तोता मैना 1962, रात रानी 1962, दर्पण 1962, रक्तमाल 1963, सूर्यमुख 1968, कलंकी 1969, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, दूसरा दरवाजा 1972, अब्दुल्ला दीवाना 1973, नरसिंह कथा 1975, व्यक्तिगत 1985, गुरु 1976, यक्ष प्रश्न 1976, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976, गंगा माटी 1977, शगुन पंछी 1977, शब रंग शब मोहभंग 1977, पंच पुरुष 1978, राम की लड़ाई 1978, बलराम की तीर्थयात्रा 1983, कजरीबन 1988, सुंदर रस 1960, काफी हाउस में इंतजार, हाथी घोड़ा चूहा। जिसके पास लक्ष्मी नारायण लाल होते हैं उसके पास हाथी घोड़ा चूहा सब कोई होता है। काफ़ी हाउस में कोई इंतज़ार भी करता है। तो ये सब लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक है फ्रेंड। इतने सारे लक्ष्मी नारायण इतने सारे थे लाल के पास, इन्होंने ढेर सारे नाटक लिख डाले। इसीलिए आगे हम देखेंगे ज्ञान देव अग्निहोत्री को। और इनके नाटक हैं नेफा की एक शाम 1962, माटी की जागीर 1964, वतन की आबरू 1966, अनुष्ठान, शुतुरमुर्ग 1968, चिराग जल उठा। सुरेंद्र वर्मा जी को देखते हैं। इनका है द्रौपदी 1972, सेतु बंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे शयद बड़े शयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद हयात 1993। और आगे हैं हमीदुल्लाह जी। इनका है उलझी आकृतियाँ 1973, दरिंदे 1975, उत्तर उर्वशी 1979, हर वार 1986। हमीदुल्लाह के नाटक उलझी आकृतियाँ, दरिंदे, उत्तरवर्षी, हर वार। मणि मधुकर जी हैं। इनका है रस गंधर्व, बुलबुल की शराय में, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, एक तारे की आँख। और शंकर शेष का है फंदी, घरौदा, एक द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज, बंधन अपने अपने चेहरे, कोमल गंधार, पोस्टर खुजराहों का शिल्पी, बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद। ये किसका हम नाटक देख रहे हैं? शंकर शेष का। आगे हम देखेंगे मुद्रा राक्षस को। और इनका नाटक है तिल चट्टा 1972, योर्स फेथफुल्ली 1974, मरजीवा, तेंदुआ, प्रथम स्तुति, आला अफसर, गुफाएं, संतोला। इसका नाटक है ये मुद्रा राक्षस का। गिरिराज किशोर जी हैं। इनकी नाटक है नरमेद, बादशाह, गुलाम बेगम, प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो, जुर्म आयद, काट की तोप। ब्रिजमोहन शाह जी हैं। इनका है त्रिशंकु, शाहे मात, युद्धमन। और नरेंद्र मोहन का है कहे कबीर सुनो भाई साधु, कलंदर, अभंग गाथा, सिंगधारी, नो मेंस लैंड। आगे देखते हैं फ्रेंड नंद किशोर आचार्य को। इनका नाटक है देहांतर, पागल घर, हस्तिनापुर, जिल्ले शुभानी, जूते, गुलाम बादशाह, किमी दम यच्छम। और आगे देखते हैं कृष्ण बलदेव वैद्य को। इनका है भूख आग है 1998, हमारी बुढ़िया 2000, शकल और स्वप्न, शकल नहीं, सवाल और स्वप्न 2001। नाग बोडस का है खूबसूरत बहू 1998, वसीयत 1998, दलित 1998, तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़े फारसी, बेचो तेल। और स्वदेश दीपक जी हैं। इनका है नाटक बाल भगवान 1989 का है, कोर्ट मार्शल, जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता, काल कोठरी।
और अब हम मोहन राकेश जी को देखते हैं। मोहन राकेश जी हैं हिंदी नवलेखन एवं नया नाटक परंपरा एक व्यापक सृजनात्मक ठोस आंदोलन के रूप में स्थापित करने का श्रेय मोहन राकेश को है। उन्होंने संवेदनाओं आधुनिक मानव के द्वंद्व को पकड़ना चाहा है। उन्होंने नाटकों के प्रचलित रूप आधे अधूरे नाटक में तोड़ा भी है। आषाढ़ का एक दिन यह नाटक कवि कालिदास के सत्ता एवं सृजनात्मक मध्य अंत संघर्ष का चित्रण करता है। यह केवल कालिदास का द्वंद्व नहीं बल्कि आधुनिक मानव का अंतर द्वंद्व भी है। किस नाटक में? आषाढ़ का एक दिन में। लहरों का राजहंस यह नाटक बुद्ध के भ्राता नंद पर आधारित है। ये अगर डीपली पूछा जाएगा क्वेश्चन तो बन सकता है कि लहरों के राजहंस किस पर आधारित है, तो यह नाटक बुद्ध के भ्राता यानी भाई नंद पर आधारित है। लहरों के राजहंस यह नाटक बुद्ध के भ्राता नंद पर आधारित है और इसमें भौतिकवाद अध्यात्मवाद का द्वंद्व है। इन दोनों किनारों के मध्य खड़े मनुष्य को उचित समन्वय से ही सही दिशा मिल सकती है। और इस नाटक में सुंदरी प्रवृत्ति पक्ष का प्रतीक है तो बुद्ध निर्वृत्ति पक्ष के और नंद दोनों के बीच द्वंद्वग्रस्त मानव चेतना का। यह नाटक सुंदरी प्रवृत्ति पक्ष का प्रतीक है तो बुद्ध निर्वृत्ति पक्ष का और नंद दोनों के बीच द्वंद्वग्रस्त मानव चेतना का। इनकी रचना अश्वघोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर की गई है। लहरों के राजहंस जो नाटक है इसकी रचना अश्वघोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर की गई है। फ्रेंड्स, गले में मेरे थोड़ा सा दर्द है तो इसलिए मैं बहुत आराम से पढ़ रही हूँ। आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटकों में सर्वाधिक चर्चित नाटक है। यह हिंदी नाटक का प्रचलित धारा से बहुत भिन्न नाटक है। वस्तुतः आधे अधूरे हिंदी नाटक को वास्तविक अर्थ में समसामयिक युग का प्रतिबिंब कराने वाला नाटक है या बनाने वाला नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश के प्रथम दोनों नाटकों आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस से भी दो दृष्टियों से सर्वथा भिन्न है। एक तो इसमें आज के कठोर यथार्थ की सीधी अभिव्यक्ति है और दूसरे उसके अनुकूल आदमी की बोलचाल की भाषा सृजनात्मकता का इस्तेमाल भी है। यह नाटक स्त्री पुरुष और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। आधे अधूरे की नाट्य भाषा को मोहन राकेश की बड़ी उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया गया है और इसमें उन्होंने हरकत भरी नाट्य भाषा, मौन अंतराल, बीज शब्द, प्रतीकात्मकता आदि का सार्थक प्रयोग किया है। पैरों तले जमीन यह अधूरा नाटक है। इसमें कोई कथानक नहीं है और इसमें मुख्यतः स्थितियों की विसंगतियों से उत्पन्न अंतर्द्वंद्वों की अभिव्यक्ति की गई है। भीष्म शाहनी प्रगतिशील चेतना के नाटककार हैं। कैसे नाटककार हैं भीष्म शाहनी जी? प्रगतिशील। हानुस चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। रचनाकार के एक श्रमशील सामान्य कलाकार की अदम सृजनेच्छा, सत्ता की क्रूरता, कलाकार की दारुण पीड़ा तथा उसकी सृजन शक्ति की अमरता को पूरी सहानुभूति के साथ सघन संवेदनीयता के स्तर पर साकार किया है। माधवी नाटक, ये गालो ऋषि विश्वामित्र के शिष्य थे। कौन? गालो ऋषि थे और माधवी की प्रसिद्ध पौराणिक कथा को आधुनिक संदर्भ से जोड़कर सदियों से पशुवत जीवन व्यतीत करती हुई भारतीय नारी को प्रभावित ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कबीरा खरा बाजार में कबीर के युग प्रवर्तक व्यक्तित्व को उसकी पूरी जीवंतता में मुक्त किया गया है। मुआवजे में समकालीन जीवन में व्याप्त घोर अनैतिकता, भ्रष्टाचार, दायित्वहीनता की ओर संकेत किया गया है। रंग दे बसंती चोला, ये हम किसका नाटक देख रहे हैं? आप सबको याद है क्या? भीष्म शाहनी जी के नाटक को देख रहे हैं हम। तो रंग दे बसंती चोला जलियांवाले बाग हत्याकांड के क्रूर नायक कर्नल डायर और शहीद उधम सिंह के माध्यम से साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना टकराहट को नाटकीय अंदाज में पेश किया गया है। आलमगीर अंग्रेज, औरंगजेब और दारा, इन दो ऐतिहासिक पात्रों को सामने रखकर उदार मानवीय दृष्टि और कट्टर मजहबी जोश का द्वंद्व दिखाया गया है। जगदीश चंद्र माथुर को देखते हैं। हिंदी साहित्य में एक अलग महत्वपूर्ण नाटककार, एकांकीकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं और ये उन नाटककारों में शामिल हैं जिन्होंने प्रसादोत्तर युग में
हिंदी नाटक और रंगमंच को पुनः जोड़ने का काम अपने नाटकों के माध्यम से किया है। हिंदी नाटक क्षेत्र में या नाट्य क्षेत्र में इनका प्रवेश स्वतंत्रता से पूर्व भोर का तारा नामक एकांकी संग्रह की रचना से हुआ था, किंतु एक सशक्त नाटककार के रूप में इन्हें या इनकी प्रतिष्ठा सन 1951 में प्रकाशित इनके नाटक कोणार्क से हुई है। तो वैसे तो ये एकांकीकार थे ही, किंतु इनको प्रसिद्धि या प्रतिष्ठित कैसे किया गया? 1951 में किस नाटक के द्वारा किया गया? कोणार्क के द्वारा। और नाटक के माध्यम से उन्होंने समसामयिक समस्याओं एवं मानवीय संबंधों को ऐतिहासिक पौराणिक संदर्भों में व्याख्यायित किया है, लेकिन उनका समाधान आधुनिक है। अपने नाटकों में इन्होंने शिल्प संबंधी नवीन प्रयोगों को भी किया है। कोणार्क हिंदी नाटक के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। प्रसाद युग में हिंदी नाटक रंगमंच से दूर चला गया था। और इस नाटक के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर ने हिंदी नाटक और रंगमंच को पुनः जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोणार्क की रचना आधार स्वरूप ऐतिहासिक कथा को ग्रहण किया गया। इसकी कथा वस्तु का आधार उत्तर प्रदेश के महाप्रतापी राजा नरसिंह देव के शासनकाल में भुवनेश्वर में निर्मित कोणार्क जीर्ण शीर्ण मंदिर का है और उन्हीं के शासनकाल में साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ तथा मंत्री राजराज चालुक्य थे। और नाटक में ऐसी ऐतिहासिकता का आधार मात्र इतना ही है। मूलतः यह नाटककार एक कलाकार के संघर्ष पीड़ा और प्रतिशोध को लेकर चलता है, जो नाटककार की परिकल्पना है। और इस नाटक में 3 प्रकार की अवधारणाओं एवं संघर्ष समायोजित हैं। सर्जना और विध्वंस के बीच, पुरानी और नई पीढ़ी के बीच की राजसत्ता और जनसत्ता के बीच। पहला राजा देखते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक देख रहे हैं फ्रेंड। महत्व की दृष्टि से जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में कोणार्क के बाद पहला राजा का स्थान है। अपनी संरचना में यह ना तो ऐतिहासिक है, ना पौराणिक है, ना यथार्थवादी है, ना यह मॉडर्न एलेगरी आधुनिक अन्योक्ति मॉडर्न एलेगरी का मतलब आधुनिक अन्योक्ति का मंचीय रूप है। इसमें प्राचीन पात्रों व प्रसंगों के माध्यम से समसामयिक समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। ऐसी परंपरा पाश्चात्य में ही रही है। बर्नार्ड शॉ, ब्रेख्त, लॉरेंस ने ऐसे प्रयोग किए हैं। इस नाटक में पृथु के रूप में प्रकारांतर से नेहरू की मूर्त किया गया है। पृथु प्रथम राजा मानते थे। पृथु की अनेक विशेषताएं नेहरू से मिलती जुलती थी और इस नाटक में नेहरू युगीन लोकतंत्र के अनेकानेक समस्याओं को उठाया गया, जो आज अधिक जटिल दुर्बोध हो गई है। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ उसकी जटिलताओं और चीन युद्ध, मंत्रियों के षड्यंत्र, घाटे और बजट, राजकोष खाली होना, पिछड़ी जातियों की समस्या, पूंजीवाद का बढ़ता वर्चस्व एवं जनता का शोषण आदि कई नेहरू युगीन समस्याओं की अनुभूति नाटक में आरंभ से अंत तक मिलती हैं। शारदिया को देख लेते हैं फ्रेंड। शारदिया में 1995 में मराठों और हैदराबाद के निजाम के बीच होने वाले युद्ध और उसके परिणामों को पृष्ठभूमि के रूप में लिखा गया है। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के माध्यम से तात्कालिक समाज मानवीय संबंधी अंतरंग झांकी प्रस्तुत करता है। दशरथ नंदन के नाटक लेखक ने रामचरितमानस की मुख्य कथा एवं उनके चुने हुए शब्दों, पदों, विचारों, दर्शन को यथासंभव मूल रूप में आधुनिक पाठकों तक पहुंचाया है। यह रामलीला पद्धति पर लिखा गया है। शारदिया किस पद्धति पर लिखा गया है? शारदिया नहीं, दशरथ नंदन है फ्रेंड। दशरथ नंदन नाटक में लेखक ने रामचरितमानस मुख्य कथा और उनके रूप, उनके शब्दों, पदों, विचारों, दर्शन यथासंभव मूल रूप से, तो ये दशरथ नंदन रामलीला पद्धति का पर लिखा गया है, शारदिया नहीं है। लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन हिंदी नाटक के प्रमुख नाटककार हैं। इन्होंने 1 दर्जन से अधिक पूर्वकालिक नाटक लिखे हैं। ग्रामीण जीवन, शहरी जीवन, सामाजिक समस्याएं इनके नाटकों के प्रमुख विषय रहे हैं। इनके नाटकों के विषय अत्यंत व्यापक रहा है। इस संदर्भ में गणपत चंद्र गुप्त लिखे थे कि डॉक्टर लाल के नाटकों का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिनमें भारतीय गांव से लेकर आधुनिक शहरी जीवन, विभिन्न पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक समस्याओं का निरूपण कुशलतापूर्वक किया गया है। वस्तुतः उनके नाटक जीवन एवं समाज की विभिन्न असंगतियों और विषमताओं का उद्घाटन सफलतापूर्वक करते हैं। अंधा कुआं नाटक ग्रामीण यथार्थ नाटक है। 4 अंकों के इस नाटक का कथानक आंचलिक है। इनका दूसरा नाटक है सुंदर रस और यह प्रहसन शैली में लिखा गया है। 3 अंकों का नाटक है। किसका? हम किसके नाटक को देख रहे हैं? लक्ष्मी नारायण लाल के। कहीं भूल ना जाएं आप लोग, इसलिए बीच बीच में बता दिया करते हैं। मादा कैक्टस 2 अंकों का प्रतीकात्मक नाटक है और हमने देखा था इनका दूसरा नाटक क्या है? सुंदर रस
और ये प्रहसन शैली में लिखा गया 3 अंकों का नाटक है। अंधा कुआं नाटक ग्रामीण यथार्थ का नाटक है और ये 4 अंकों का नाटक है, आंचलिक भी है इसका कथानक। मादा कैक्टस 2 अंकों का एक प्रतीकात्मक नाटक है। 3 आंखों वाली मछली 3 अंकों का नाटक है, जिसमें संदर्भ में लक्ष्मी नारायण लाल कहते हैं, यह नाटक मेरे संग स्वतः ज्योतिषी से चलकर 3 आंखों वाली मछली की संज्ञा को प्राप्त हुआ है और इस नाटक को प्रथम अस्तित्ववादी नाटक कहा जाता है। नाटक टोटा मैना लोक नाट्य शैली पर लिखा गया है। इस नाटक के संदर्भ में गिरीश रस्तोगी लिखते हैं, जिस समय तक लोकत्व लोकनाट्य रूढ़ियों लोकमंच के प्रश्न हिंदी नाटक के रंगमंच में भी नहीं उठे थे, उस समय उनका ध्यान अपनी समृद्धि लोक परंपराओं की ओर गया था और परिमाणता तोता मैना नाटक ने जन्म ले लिया था। यह नाटक सहज लोक कथा के रूप में लोकमंच की सहजता व व्यवस्था को लोकनाट्य रूढ़ियों को अपने लिए हुए था, लेकिन चूंकि उस समय आधुनिक शिल्प का बोलबाला था, इस नाटक को महत्व नहीं मिला। रात रानी 3 अंकों का एक भावुक प्रधान नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल का। रात की रानी जिनके पास लक्ष्मी होती हैं, समझ लीजिए। और ये 3 अंकों का एक भावुक प्रधान नाटक है। दर्पण एक गंभीर समस्या पर आधारित नाटक है, जिसमें काव्यात्मक यथार्थवाद को अपनाया गया है। कर्फ्यू 5 दृश्यों में विभाजित एक प्रतीकात्मक नाटक है और इस नाटक में नाटककार पर फ्रायड का प्रभाव पड़ता है या दिखता है। अब्दुल्ला दीवाना एक एब्सर्ड शैली का नाटक है। यह एक प्रतीकात्मक नाटक है जिसका नायक सत्य के लिए संघर्ष दिखाई देता है। एक सत्य हरिश्चंद्र सामाजिक नाटक है। इस नाटक के अंदर एक नाटक खेला जाता है। संस्कार ध्वज अंधविश्वासों को आधार बनाकर लिखा गया षटक है फ्रेंड। षटक नहीं, ये नाटक है, संस्कार दिखा नहीं था ब्लर की वजह से। संस्कार ध्वज अंधविश्वास को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है, जिसमें अवधपुर गांव की कथा है। सूर्यमुख पौराणिक कथा पर आधारित 3 अंकों का महत्वपूर्ण नाटक है और जिनकी तुलना जयदेव तनेजा ने धर्मवीर भारती की कालजयी कृति अंधायुग से की है। मिस्टर अभिमन्यु एक ऐसा नाटक है जिसमें पौराणिक कथा के संकेत मात्र हैं। इसमें महाभारत के अभिमन्यु तथा आधुनिक अभिमन्यु के बीच फर्क दिखाया गया है। सूखा सरोवर यह गीत नाट्य शैली में लिखा गया है। लोक कथा पर आधारित नाटक है। गुरु एक ऐतिहासिक नाटक है जिसका नायक चाणक्य है। डॉक्टर लाल ने नाटकों के क्षेत्र को बहुत व्यापक है। डॉक्टर लाल के नाटकों का क्षेत्र यानी लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिसमें भारतीय गांवों से लेकर अत्याधुनिक शहरी जीवन की विभिन्न पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का निरूपण किया गया है। यह कौन कह रहा है? गणपत चंद्र गुप्त का महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है और ये कहते हैं कि लाल के नाटकों का क्षेत्र बहुत व्यापक है और जिसमें भारतीय गाँव से लेकर आधुनिक शहरी जीवन की विभिन्न पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का निरूपण किया गया है। ये कथन गणपत चंद्र गुप्त का है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को देख लेते हैं। लोक शैली में लिखने वाले एक जनवादी नाटककार हैं। पूछा भी जाता है जनवादी नाटककार कौन है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। बकरी इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है। इनमें आधुनिक राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा नेताओं द्वारा गांधी के विचारों की बार बार हत्या का चित्रण है। अन्य नाटक है इनके लड़ाई 1979 और अब गरीबी हटाओ। सुरेंद्र वर्मा को देखते हैं फ्रेंड। और ये हमारा नाटक का तीसरा वीडियो है, चौथा वीडियो है। 3 वीडियो डल चुके हैं। अगर नहीं देखा होगा तो आप स्टार्टिंग से पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट में तीनों वीडियो पड़े हैं, आप जाके देख लीजिएगा। मोहन राकेश ने जिस नाट्य धारा की शुरुआत की वह आगे भी चली, जिनमें सुरेंद्र वर्मा का नाम अति महत्वपूर्ण है। सुरेंद्र वर्मा भी मोहन राकेश की तरह अपने अधिकांश नाटकों में मिथकीय धरातल पर आधुनिक जीवन स्थितियों पर विमर्श उपस्थित किया है। स्त्री पुरुष संबंध, सत्ता संबंध, आधुनिक जीवन के तनाव तल्खी मोहन राकेश के नाटकों के मुख्य विषय हैं और सुरेंद्र वर्मा के भी। आधे अधूरे में एक अभिनेता से 5 पात्रों की भूमिका करवाने की मोहन राकेश की रंग युक्ति सुरेंद्र वर्मा ने अपने नाटक द्रौपदी में अपनाया है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि आधे अधूरे में एक अभिनेता से 5 पात्रों की भूमिका करवाने की जो युक्ति थी मोहन राकेश की, उसे ही सुरेंद्र वर्मा ने अपने नाटक द्रौपदी में अपनाया है और मुखौटों का प्रयोग करते हुए एक ही अभिनेता से 5 पात्रों की भूमिका करवाने का नाट्य निर्देश दिया था। यानी इन्होंने अपने द्रौपदी नाटक में क्या किया कि मुखौटा लगाकर एक ही पात्र कोई एक ही था, लेकिन उसके 5 पात्रों की भूमिका, मतलब एक नायक से 5 पात्रों की भूमिका करवाने का निर्देश दिया गया था। श्वेत बंधु नाटक में कालिदास व प्रभावती प्रेम यौन संबंधों की असामाजिकता का एवं छटपटाहट का चित्रण है सेतु बंधु में। आगे देखते हैं हम। नायक, खलनायक, विदूषक, शकुंतला एवं दुष्यंत के जीवन पर आधारित नाटक है। सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक स्त्री की शक्ति का चित्रण किया गया है।
सुरेंद्र वर्मा के स्त्री पात्र पुराने मिथों को तोड़ते हुए नजर आते हैं। 8वां सर्ग नाटक कला के क्षेत्र में शीलता अश्लीलता के प्रश्न को उठाने वाला नाटक है। कालिदास के कुमार संभव के 8वें सर्ग पर आधारित है, जिसमें कालिदास के अनेक प्रकार की धार्मिक रूढ़िग्रस्तता और राजनीतिक दबाव में पड़ा दिखाया गया है। कैद-ए-हयात ये नाटक मशहूर शायर मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। इनके अन्य नाटक शनिवार को 2 बजे, मरणोपरांत, नींद क्यों रात भर नहीं आती, वे नाक से बोलते हैं और ज्ञानदेव का अग्निहोत्री का है नेफा की एक शाम नाटक चीन के आक्रमण की पृष्ठभूमि पर लिखा गया नाटक है और इस नाटक में हिमालय के आदिवासियों के देश प्रेम तथा वीरता का चित्रण किया गया है। वतन की आबरू नाटक में भारत पाकिस्तान युद्ध एवं मुस्लिम परिवार की देशभक्ति का वर्णन किया गया है। अनुष्ठान नाटक हिंदी की निरर्थकता जैसे विषय को उठाता है और यह नाटक मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक भी कहा जाता है। शुतुरमुर्ग नाटक यह प्रतीकात्मक नाटक है और जिसमें नेहरूकालीन राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण है। शंकर शेष एक द्रोणाचार्य नाटक पौराणिक कथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करता हुआ इसे प्राचीन परंपरा से जोड़ता है और इस नाटक में 2 समांतर कथा प्रसंग चलते हैं और इस प्रसंग भारत के द्रोणाचार्य का है। इस कथा प्रसंग महाभारत के द्रोणाचार्य का है और दूसरा प्रसंग आज के समय प्रोफेसर अजय का है। घरौदा नाटक में दफ्तरों कार्यालयों में कार्यरत स्त्री जीवन का चित्रण किया गया है। यह नाटक 2 अंकों में विभाजित है। खजुराहो का शिल्पी नाटक में काम तथा आध्यात्म के दर्शन का चित्रण मिलता है। अरे मायावी सरोवर नाटक में राजा रानी के माध्यम से स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता और समस्या का चित्रण किया गया है। रक्त बीज नाटक नए जीवन दर्शन के तनाव का चित्रण करता है। पोस्टर नाटक में शोषित के संघर्ष तथा राजनीतिक व सामाजिक चक्रव्यूह में फंसे आम आदमी का चित्रण किया गया है। चेहरे नाटक में बदलते समय की अस्थिरता तथा तेजी बदल रहे हैं। समाज व मनुष्य के मुखौटों का पर्दाफाश किया गया है। किसमें? चेहरे नाटक में। कोमल गंधार वस्तुतः महाभारत की कथा पर आधारित है, जिसमें उस समय के चरित्र कोमल गंधार वस्तुतः महाभारत की कथा पर आधारित है, जिसमें उस समय के चरित्रों के दुख और उनके जीवन अंधकार का चित्रण किया गया है और इस नाटक में नाटककार ने प्रकाश व अंधकार के माध्यम से दृश्य परिवर्तन को दिखाकर और गहरा अर्थ दिया है। आधी रात के बाद नाटक न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठाने वाला एक ऐसा नाटक है जिसमें एक चोर तथा एक जज की कहानी है। स्वदेश दीपक को देख लेते हैं। प्रगतिशील चेतना के नाटककार स्वदेश दीपक का सर्वाधिक चर्चित नाटक कोर्ट मार्शल है। कोर्ट मार्शल में दिखाया गया कि वर्ग एवं जाति के भेद रोग से ग्रस्त देश की फौज भी इसी रोग से मुक्त नहीं है। जलता हुआ रथ नाटककार ने अस्पष्टता आज के समाज 2 वर्गों में विभाजन दिखाया। एक ओर शोषक शक्ति संपन्न हिंसक वर्ग हैं, तो दूसरी ओर रोटी के लिए तड़पता शोषित पीड़ित वर्ग है। शोषकों को पीड़ित समाज ही जलता हुआ रथ है। सबसे उदास कविता में वर्ग संघर्ष का खुलकर चित्रण किया गया है। लेखक की दृष्टि से तो सही चल रहा था। लेखक की दृष्टि से आज के समय औरत और मजदूर, फिर से देखते हैं फ्रेंड। सबसे उदास कविता में वर्ग संघर्ष का खुलकर चित्रण किया गया है। लेखक की दृष्टि से आज के समय औरत और मजदूर निर्धनता सबसे उदास कविता है। इसकी उदासी दूर करने के लिए वर्ग संघर्ष, क्या दिक्कत आ रही है, वर्ग संघर्ष का रास्ता ही एकमात्र विकल्प है। मुद्रा राक्षस आधुनिक जीवन एवं समाज विसंगति फिर से देखिए फ्रेंड, थोड़ी समस्या हो रही है। मुद्रा राक्षस आधुनिक जीवन में समाज विसंगतियों के नाटककार हैं। तिलचट्टा नाटक स्त्री पुरुष की यौनिकता की समस्या संबंधी प्रश्न को उठाता है। तेंदुआ नाटक में मनुष्य की आदिम एवं पाशविक प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया है। आला अफसर नौकरशाही अमानवीयता का चित्रण करने वाला नाटक है। यह नाटक रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल की हिंदी नाट्य रूपांतरण है। संतोला पुराने व नए समाज के अंतर्द्वंद के बीच विकल्प के खोज का नाटक है। संतोला क्या है? ये पुराने व नए
पुराने व नए समाज के द्वंद्व के बीच नए विकल्प खोज का नाटक है। और गिरिराज किशोर को देखते हैं फ्रेंड्स। गिरिराज किशोर का है फ्रेंड बादशाह गुलाम बेगम नाटक व्यवस्था से असंतुष्ट जनता के विरोध का चित्रण किया गया है। जुर्म आयत नाटक में न्याय व्यवस्था विडंबनापूर्ण स्थिति का चित्रण किया गया है। और अब हम अन्य नाटककारों को देखते हैं। नीलपंछी नाम से ब्लू बर्ड नामक हिंदी रूपांतरण फादर कामिल बुल्के ने किया है। प्रेमचंद्र उपन्यास गोदान अमृतलाल नागर उपन्यास सुहाग के नूपुर का नाट्य रूपांतरण प्रतिभा अग्रवाल ने किया है और ये इम्पोर्टेंट भी है। दरिंदे नाटक में हमदुल्ला, तो फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट भी है कि प्रेमचंद के उपन्यास गोदान अमृतलाल नागर के उपन्यास सुहाग के नूपुर नाट्य रूपांतरण किसने किया है? प्रतिभा अग्रवाल ने किया है। दरिंदे नामक नाटक हमीदुल्लाह ने मनुष्य की पाशविक प्रवृत्ति का चित्रण है। हमीदुल्लाह के नाटक कुलची आकृतियों में दफ्तर में कार्यरत कर्मचारियों के जीवन का चित्रण मिलता है। देववानी का कहना है नाटक में नाटककार रमेश बच्ची ने वैवाहिक जीवन की निरर्थकता का चित्रण किया है फ्रेंड। और तीसरा हाथी ये रमेश बच्ची के आज के युवा तथा उसकी जिम्मेदारियों का चित्रण किया गया है। दया प्रकाश सिन्हा के नाटक हैं फ्रेंड इतिहास चक्र में शोषक व शोषित संघर्ष का चित्रण मिलता है। कथा एक कंस की नाटक में दया प्रकाश सिन्हा ने कंस और कृष्ण का प्राचीन कथा को आधुनिक शैली में प्रस्तुत किया है। श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण गिरीश रस्तोगी ने रंगनाथ की वापसी 1882 नाम से किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने के उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा का नाट्य रूपांतरण भी गिरीश रस्तोगी ने ही किया है। मुझे मत मारो और असुरक्षित नामक दो मौलिक नाटकों की रचना गिरीश रस्तोगी ने की है। घो आस नामक नाटक की रचना हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार काशीनाथ सिंह ने की है और यह नाटक बौद्धिक वर्ग की मानसिकता का आधार बनाकर लिखा गया है। भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के आधार पर महा अंधेर नगरी नाटक की रचना पंडित विजय दत्त त्रिपाठी ने तथा अति अंधेर नगरी नाटक की रचना देवी दत्त शर्मा ने की है। तो आप उसका डिफरेंस समझ लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। भारतेंदु के प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के आधार पर ही महा अंधेर नगरी नाटक की रचना किसने की है? पंडित विजय दत्त त्रिपाठी ने तथा अति अंधेर नगरी की नाटक की रचना पंडित देवी दत्त शर्मा ने की है। और दोनों लोगों ने ही अंधेर नगरी के आधार पर ही नाटक की रचना की, महा अंधेर नगरी और अति अंधेर नगरी। महा अंधेर नगरी विजय दत्त त्रिपाठी और अति अंधेर नगरी देवी दत्त शर्मा। एक तारे की आंख नामक नाटक में मणि मधुकर ने कबीर के जीवन का चित्रण किया है। रस गंधर्व नाटक में मणि मधुकर ने सामाजिक व राजनीतिक विसंगतियों का चित्रण किया है। नेपथ्य राग में मीराकांत ने स्त्री की दशा को प्राचीन तथा आधुनिक दोनों ही संदर्भों में व्यक्त किया है। मैत्रेयी पुष्पा के प्रसिद्ध उपन्यास हैं इदन मम मदाक्रांता के नाम से नाट्य रूपांतरण किया है। मृदुला गर्ग ने अपने नाटक दुल्हन एक पहाड़ की रचना इसोबेल एंडूज के एकांकी ब्राइड फ्रॉम द हिल्स के आधार पर की है। रजनी नाम के लोकप्रिय धारावाहिक की पटकथा मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई है। लोक नाट्य शैली में भिखारी ठाकुर का नाटक विदेशिया अत्यंत लोकप्रिय नाटक है और ये नेट की परीक्षा में पूछा भी गया था कि लोक नाट्य शैली में भिखारी ठाकुर का नाटक विदेशिया अत्यंत लोकप्रिय नाटक है। और फ्रेंड्स मैंने 3 बार नेट की परीक्षा दी है और तीसरी बार मैं जाके क्लियर कर पाई हूँ, फिर भी जीआरएफ नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, अब दोबारा ट्राई करेंगे, शायद हो जाए। और महिला नाटककार एवं उनके नाटक बचे हैं फ्रेंड्स और एकांकी नाटककार बचे हैं, तो इनको हम कल देखेंगे दूसरी वीडियो में। और हमारी नाटक की 3 वीडियो, ये चौथा पार्ट है फ्रेंड, 3 पार्ट पहले के पड़े हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में नाटक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे दिया गया है, आप देख लीजिएगा दृष्टि पुस्तक सीरीज से। और आप लोग अपना अध्ययन बेहतर बनाइए और डेली क्लास को अटेंड किया कीजिए फ्रेंड। और जो भी मित्र हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और आपके जो आसपास हैं जिनको आप जानते हैं जो भी हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड, उन तक ये लिंक ज़रूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।